नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। बीजेपी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और अब बस कुछ ही घंटे का इंतजार है। कल 12 बजे बीजेपी में एक बड़ा बदलाव संभव है। कुछ चेहरे चमकेंगे, कुछ चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है और कुछ नाम पूरे सियासी समीकरण को भी बदल सकते हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान होना संभव है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन आएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बाहर जाएगा, किसे संगठन में बड़ा कद और पद मिलेगा, किस युवा चेहरे की होगी एंट्री, किस महिला नेता को मिलेगी एक बड़ी जिम्मेदारी और कौन बनेगा बीजेपी संगठन का नया पावर सेंटर। यह जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी में अब नई टीम का काउंटडाउन शुरू। संगठन की दिशा और तेवर भी बदलेंगे। बीजेपी की नई टीम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल दोपहर 12 बजे संगठन की नई टीम का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल है, नई टीम में कौन होगा? क्या महिलाएं और युवाओं को ज्यादा जगह मिलेगी? और क्या ये टीम विकसित भारत के नए विजन के साथ बीजेपी के संगठन को नई धार देगी? बीजेपी सरप्राइज देने के लिए हमेशा जानी जाती है, चाहे बीजेपी अध्यक्ष बनाने की बात हो या फिर कोई और राज्यों में सीएम के चेहरे। और अब बारी है बीजेपी की नई टीम की। कल नई टीम का ऐलान संभव है। ये 2029 की टीम होगी, 2027 उत्तर प्रदेश की टीम होगी, 2027 पंजाब चुनाव और उत्तराखंड चुनाव की टीम होगी और ये नितिन नवीन की नई टीम होगी। मुझे जो खबर है कि ये कल 12 बजे इसकी औपचारिक घोषणा होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, नए पदाधिकारी, नए नए विभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और माना जा रहा है कि प्रवक्ताओं की लिस्ट में भी थोड़ी फेरबदल हो सकती है, यानी कि स्पोक्स पर्सन्स कुड बी नॉमिनेटेड एंड रीनॉमिनेटेड एंड शफल्ड। इस वक्त जेन जी यानी कि युवा पर बहुत फोकस है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि युवा पीढ़ी को सामने ले आते हुए एक यंग लीडरशिप, नितिन नवीन खुद ही 46 इयर्स के हैं, तो एक यंग लीडरशिप को सामने लाके जो आक्रामक और एक इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी। यानी अब निगाहें उन चेहरों पर हैं जिन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। कल बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। कल 12 बजे नई टीम का ऐलान हो सकता है। नई टीम में ज्यादा महिलाओं को मौका मिल सकता है, युवा चेहरों को भी मौका मिल सकता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब नेताओं का पैठ बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से पार्टी अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती रहती है। जहां तक पार्टी के संगठन स्तर पर बदलाव की बातें हैं, वो बदलाव होनी तय है। और इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि जो मुझे पता चल रहा है, बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे और पुराने चेहरे हैं जो संगठन स्तर पर या पार्टी स्तर पर या सरकार स्तर पर राज्यों में काम करते रहे हैं। उनके अनुभव का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा सकती है। इस बार नई टीम में महिला शक्ति पर खास फोकस दिखाई दे सकता है। महिलाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी संभव है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बीजेपी की नई टीम में युवा चेहरों को भी बड़ा मौका मिलने की संभावना है। यानी संगठन में नई पीढ़ी की एंट्री और नई जिम्मेदारियों का रास्ता खुल सकता है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनका विभिन्न राज्यों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो या दक्षिण के राज्य हैं। दक्षिण ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक में और कुछ अन्य राज्यों में, तेलंगाना में कुछ हद तक प्रवेश कर पाई है और आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वहां पर अभी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो इसी कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अन्य शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय प्रभारी बीएल संतोष जी, सब लोग मिलके इस पर एक निर्णय, काफ़ी अरसे से इस बात पर चल रही थी और हाल में जो स्टेलमेट आए पार्लियामेंट में और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर एक सामाजिक संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर बदलाव करके।
और इस पूरी कवायद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए संदेश के साथ जोड़कर भी देखा जा सकता है, जहां पीएम ने जेनजी की ताकत, महिलाओं की भूमिका और विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया था। 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, माताओं बहनों को हक दीजिए। लाल किले से संदेश साफ था, विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति और नारी शक्ति की बड़ी भूमिका होगी। अब बीजेपी के संगठन में भी अगर महिला और युवा चेहरों को तरजीह मिलती है तो इसे बदलते वक्त के साथ संगठन को नया रूप देने की कवायद माना जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी की नई टीम में कौन कौन होगा, किसे मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, कौन बनेगा संगठन का नया चेहरा और किनका टिकट कट सकता है। इन सब सवालों का जवाब कल मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि देश के जेन जी का, जेन अल्फा सबका वो सम्मान करते हैं। बाकी हमारी पार्टी तो ऐसे भी उसको प्रमोट करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र कितनी है हमारी। अब बाकी टीम में कौन कौन आएगा ये तो प्रतीक्षा करिए। आप लोग उत्साहित हैं इस नई लिस्ट को लेकर जो आने वाला है? लिस्ट को आ जाने दीजिए। हम लोग, हमारी पार्टी में युवकों को हम सम्मान हमेशा दिया जाता है। कल दोपहर 12 बजे तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। किसका कद बढ़ेगा, किसकी जिम्मेदारी बदलेगी और किसका पत्ता कटेगा, इसका भी संकेत मिल सकता है। नई टीम में महिला शक्ति, युवा शक्ति और विकसित भारत का विजन, क्या बीजेपी संगठन की नई तस्वीर इन्हीं तीन ताकतों के इर्द गिर्द होंगी? क्योंकि बीजेपी की नई टीम में अगर महिला और युवा चेहरों का दम दिखा तो ये सिर्फ संगठन का बदलाव नहीं, आने वाली सियासी रणनीति का बड़ा संकेत भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वंदे मातरम पर विवाद, कांग्रेस पर वार हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान तिरंगे को सलाम कर रहा था, शहीदों को नमन कर रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर के अंदर वंदे मातरम पर विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रगीत अधूरा क्यों छोड़ा गया? कांग्रेस पर बीजेपी के राष्ट्र अपमान का आरोप क्यों लग रहा है? और अब अमित शाह ने कांग्रेस को सीधे चेतावनी क्यों दे दी है? वंदे मातरम पर क्या सियासत हो रही है? कांग्रेस पर सबसे बड़ा वार अब लगातार बीजेपी कर रही है। देखिए कैसे वंदे मातरम के अपमान में कांग्रेस घिर गई। राहुल गांधी होश में आओ। देश के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मसाल जुलूस, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं किस तरह से इनके अंदर वो आक्रोश देखा जा रहा है। देश जब स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा था, तब कांग्रेस नेता पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे थे। जब पूरा देश स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा था, तिरंगा झंडे को सलामी दे रहा था, तब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अपने अहंकार में राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं के इस नफरती सोच पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा और जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने वंदे मातरम के अपमान को पाप बताया है। राजस्थान की धरती से अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रहे। राष्ट्रीय गीत को बीच में छोड़कर कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी नफरती सोच को सबके सामने ला दिया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में जरा सी भी शर्म बची है तो बंकिम चंद्र से और देश की जनता से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए।
और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब किसी नेता के लिए देश से बड़ा दल हो जाए और अहंकार हिमालय से ऊंचा हो जाए तो देश विरोधी मानसिकता सामने आ जाती है। इसी को लेकर अब बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए कह रही है कि कांग्रेस ने देश के शहीदों का अपमान किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने इसलिए वंदे मातरम का अपमान किया क्योंकि इससे उन्हें अपना वोट बैंक खराब होने का डर था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हमेशा वंदे मातरम का विरोध किया। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम का बिल नहीं पास होने दिया, विरोध किया, और अब देखिए अपने कार्यालय में। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रीय गीत का अपमान कांग्रेस की छोटी सोच बता दिया। वहीं बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश से माफी की मांग की है। कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से वंदे मातरम का, राष्ट्रीय गीत का लगातार अपमान कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। जो राष्ट्रीय झंडा फहराया गया 15 अगस्त में, उस सरकार का फंक्शन था, राष्ट्र के लिए समर्पित था, कोई पार्टी का फंक्शन नहीं था। वहां नहीं जाना दोनों को, राहुल जी और उनके पार्टी के अध्यक्ष को, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हर्ष हुआ है और राहुल जी का और होने वाला है। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अपमान पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के हमले से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सवाल अब सिर्फ राष्ट्रगीत के अधूरे रह जाने का नहीं, सवाल राष्ट्र सम्मान बनाम सियासत का है। बीजेपी ने माफी की मांग कर दी है। अब नजर कांग्रेस के जवाब पर है। वंदे मातरम पर विवाद थमेगा या सियासत और गरमाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया, दिमागी नक्सल से सावधान। लेकिन प्रधानमंत्री की इस चेतावनी के कुछ ही घंटे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ऐसा पोस्ट किया जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया। मुद्दा दिमागी नक्सल होने पर गर्व करने का है। जिस शब्द को पीएम देश के लिए खतरा बता रहे थे, उसी शब्द पर कांग्रेस नेता ने गर्व जता दिया है। और अब सवाल सिर्फ चिदंबरम के बयान तक का नहीं है। वंदे मातरम से दिमागी नक्सल तक कांग्रेस की सोच क्या है, इस पर सवाल उठने लगे। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, दिमागी नक्सलवाद से सावधान रहने की चेतावनी। पीएम मोदी का इशारा साफ था, ऐसी मानसिकता से सावधान रहने की जरूरत है जो देश में अशांति और अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकती है। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के कुछ ही देर के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। कुछ शब्द लेकिन सियासत में भूचाल मचाने वाले उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। यानी प्रधानमंत्री जिस शब्द के जरिए देश को एक खतरे से आगाह कर रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने उसी शब्द को अपने लिए अपनाया और उस पर गर्व जताया। चिदंबरम साहब जो कांग्रेस के नेता हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा, मोदी जी मैं भी दिमागी रूप से नक्सल हूं। इसका मतलब क्या है? मिस्टर चिदंबरम, व्हाट डू यू मीन
by this utterly irresponsible comment you have made. आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद के खाद पानी देती है, उसी का चेहरा बने हैं मिस्टर चिदंबरम। लेकिन विवाद सिर्फ चिदंबरम के पोस्ट तक सीमित नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने क्लियर कट बोल दिया कि हमें वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं। यानी पहले वंदे मातरम पर विवाद और अब आई एम प्राउड टू बी आ दिमागी नक्सल वाला बयान। अब तो खुद कांग्रेस नेता ने कैमरे पर कबूल कर लिया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को पूरा गाने से रोकने की कोशिश की थी। अब समझिए आखिर दिमागी नक्सल है कौन? अलगाववाद और देश विरोधी नैरेटिव का समर्थन देने वाला, जो मोबाइल फोन के जरिए दिमाग में घुस रहे हैं, देश के बच्चों और युवाओं के दिमाग को दूषित कर रहे हैं, जो समाज में हिंसा और अराजकता फैलाते हैं, जो युवाओं के गलत राह पर ले जाने का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि दिमागी नक्सल पर गर्व होना कांग्रेस की किस सोच को दर्शाता है? आखिर दिमागी नक्सल पर कांग्रेस को गर्व क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस की सोच में नस्लवाद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? दिमागी नक्सल के मुद्दों पर कांग्रेस का असली चेहरा क्या है? क्योंकि नस्लवाद सिर्फ सियासी बहस का मुद्दा नहीं है। देश ने दशकों तक नक्सली हिंसा की कीमत चुकाई है। सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई, आम नागरिकों ने हिंसा का दंश झेला। ऐसे में सवाल बड़ा है, वंदे मातरम के सम्मान से लेकर दिमागी नक्सल पर गर्व जताने तक, क्या ये महज अलग अलग बयान हैं या फिर कांग्रेस की सोच की कोई बड़ी तस्वीर सामने आ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 15 अगस्त आजादी के 80वें जश्न का मौका। लखनऊ के विधान भवन में देशभक्ति और लोक संस्कृति के रंग में रंगा हुआ पूरा माहौल दिखा। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के एक लोक कलाकार ने यूपी की कानून व्यवस्था और बुलडोजर के एक्शन की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने खास अंदाज में जवाब दिया है उसका। सीएम योगी का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और लोग उसे खूब पसंद कर रहे हैं। देखिए उस पर हमारी खास रिपोर्ट। कि आप गा सकते हैं, आप गाते हैं, मैं गा नहीं सकता, कम से कम बुलडोजर तो चलवा ही सकता हूं गलत लोगों पे। सीएम योगी आदित्यनाथ का अंदाज सबसे निराला है। 15 अगस्त आजादी के 80वें जश्न का मौका। लखनऊ के विधान भवन में देशभक्ति और लोक संस्कृति का रंग जमा। मंच पर देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति की झलक दिखी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों और छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इसी दौरान छत्तीसगढ़ से आए लोक कलाकार कुलभूषण चंद्राकर से सीएम योगी की बातचीत हुई और यही बातचीत अब चर्चा में है। छत्तीसगढ़ से आए एक लोक कलाकार के साथ सीएम योगी की ऐसी मजेदार बातचीत हुई कि वहां मौजूद हर शख्स अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कलाकार ने यूपी की कानून व्यवस्था और सरकार की सख्त प्रशासनिक फैसलों की तारीफ की। साथ ही मुख्यमंत्री को उनके चर्चित बुलडोजर बाबा वाले अंदाज की याद भी दिलाई। पूरे छत्तीसगढ़ में आपको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से प्रणाम है आपको। धन्यवाद जी। तो बुलडोजर पसंद है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, असत्य पर सत्य की जीत होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। कलाकार की बात सुनकर सीएम योगी मुस्कुराए, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया वो सुनिए। मैं देखिए, आप गा सकते हैं, आप गाते हैं, मैं गा नहीं सकता, कम से कम बुलडोजर तो चलवा ही सकता हूं गलत लोगों पे। योगी का यह जवाब सुनते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तालियां गूंज उठी और माहौल ठहाकों से भर गया। दरअसल कलाकार की तारीफ का जवाब सीएम योगी ने बिल्कुल अपने अंदाज में दिया। एक तरफ लोक कलाकार की गायकी, दूसरी तरफ योगी का बुलडोजर वाला पंच, और यही अंदाज लोगों को खूब पसंद आया, है ना? यूपी की सियासत में बुलडोजर लंबे वक्त से योगी सरकार की सख्त प्रशासनिक छवि से जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री के इस बयान ने एक बार फिर बुलडोजर को चर्चा में ला दिया है। योगी के इस जवाब पर हंसी भी छूटी,
तालियां भी बजी, लेकिन मजाकिया अंदाज में कही गई बात के पीछे संदेश बिल्कुल साफ था। गलत करने वालों पर सख्ती और कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में शासन का बोलबाला है और यही वजह है कि दूसरे राज्य के लोग भी इसे एक मिसाल की तरह पेश करते हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए